इंडिया आस्क्ड नेशनल्स इन नाइजर टू लीव कंट्री एज सून एज पॉसिबल। भारत सरकार ने नाइजर में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल नाइजर कंट्री को छोड़कर बाहर निकलिए। और यहाँ पर क्या जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है रशिया और वेस्टर्न पावर्स के बीच में, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ में आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले नाटो के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने वार्निंग दी थी नाटो को कि आप रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ा था उसको देखते हुए आप रशिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच साबित की है रशिया ने कि रशिया यूक्रेन वॉर में भले ही हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं लेकिन जियोपॉलिटिकल गेम हम अभी भी खेल सकते हैं। और रशिया ने एक तरह से नाइजर में ऐसा जबरदस्त जियोपॉलिटिकल गेम खेला जिससे उसकी पूरी दुनिया में तो नहीं कहेंगे लेकिन इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रशिया की बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं नाइजर के वो रशिया के फ्लैग एक तरह से ले जा रहे हैं कि रशिया इज द ग्रेट फ्रांस, गो बैक फ्रॉम अवर कंट्री। ठीक है, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस नाइजर और साहेल रीजन में रशिया और वेस्टर्न पावर्स के बीच में कौन सा गेम चल रहा है और नाइजर में किस तरह से एक तरह से वॉर जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। सबसे पहले हम मैप में लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा भारत है और भारत से अगर आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर लाई करता है जिसका नाम है नाइजर। ठीक है, ये नाइजर लैंडलॉक्ड कंट्री है यानी कि पूरी तरह से महाद्वीप से ही घिरा हुआ है, सागर का यानी कि समुद्र का एक्सेस इसके पास नहीं है। तो इस नाइजर कंट्री में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हाल ही में एक मिलिट्री कू हुआ था आज से 10-12 दिन पहले। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इसको यहाँ के एक मिलिट्री रूलर, ये आप देख पा रहे होंगे इनकी फोटो, इन्होंने इस वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटा दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट को और अदर जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको जेल में बंद कर दिया और एक तरह से वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। और इनकी विशेषता आपको मैं बताऊं तो ये बेसिकली वहाँ के जो किंग थे, किंग तो नहीं कहेंगे, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे जो कहीं ना कहीं पपेट थे वेस्टर्न पावर्स के, फ्रांस के, तो उनको जेल में डाल दिया। पहले इनका अंगरक्षक हुआ करता था और आज यही अंगरक्षक एक तरह से भक्षक बन गया वहाँ के प्रेसिडेंट का और उनको एक तरह से जेल में डाल दिया। और साथ में वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का, इसी नाइजर के फाइनेंस मिनिस्टर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर जहाँ पर वो टीवी चैनल में फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहा है और साथ में उसके अगल बगल एक तरह से जितने भी मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उसने बंदूक तानी कि तुमने जो जो पैसा जो है कहाँ कहाँ छिपाया, कहाँ कहाँ तुमने करप्शन किया, वो सब कुछ तुम बताओ। तो ये जियोपॉलिटिकल गेम नाइजर में ही नहीं चल रहा है, ये अगर आप मैप में देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रशिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये वाला जो रीजन है ना, ये है अफ्रीका का साहिल रीजन। ठीक है, जो आप इस कलर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस साहिल रीजन की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये मिनरल से भरपूर है। यहाँ पर गोल्ड है, डायमंड है, इसकी बहुत ज़्यादा खदान है और इन खदानों से गोल्ड डायमंड निकालने के लिए और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका दोहन करने के लिए वेस्टर्न पावर्स, जिनमें खास तौर पर फ्रांस, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और इन जितने भी एरियाज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जितने भी कंट्रीज है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, बुर्किना फासो है, चाड है, सूडान है, इन सब के सब एरियाज में वेस्टर्न पावर्स ने अपनी पपेट गवर्नमेंट बना रखी थी डेमोक्रेसी के नाम पर। और जो गवर्नमेंट थी उनमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। वहाँ पर एक ही परिवार का शासन बहुत लंबे समय से चल रहा था। पहले पिता प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, उसके बाद बेटा बनता है, फिर पोता बनता है, फिर उसकी वाइफ बनती है। तो यही सब यहाँ पर परिवारवाद एक तरह से डेमोक्रेसी के नाम पर चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा मैसिव करप्शन यहाँ पर देखा जा रहा था। और यहाँ के लोग इतना परेशान हो चुके थे कि एक के बाद एक रशिया ने एक तरह से यहाँ पर एंटर किया और इस साहिल रीजन में जितने भी देश हैं एक के बाद एक जो है सारे के सारे देशों में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी वो गिरने लगी और वहाँ पर जो आर्मी थी उसने एक तरह से पूरे के पूरे गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइजर वो आखिरी कंट्री बचा था। ये वाला जो नाइजर है इसके नीचे नाइजीरिया है। ये जो नाइजर था ये आखिरी कंट्री बचा था जहाँ पर डेमोक्रेसी थी। लेकिन आज से 10-12 दिन पहले यहाँ पर भी जो वहाँ की आर्मी है उसने तख्ता पलट करके यहाँ के प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया और एक तरह से बहुत सारे करप्शन के केसेस यहाँ पर खुल रहे हैं। हालांकि आमतौर पर जब कभी आर्मी किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को निशाना बनाते हुए उसको हटाती है तो उस आर्मी की आमतौर पर आलोचना की जाती है। लेकिन इस साहेल रीजन में नाइजर कंट्री में जो है आर्मी का काफ़ी रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि हाँ आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने जो फ्रांस के समर्थित जो पपेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर चल रही थी इसको हटाया है और आप हमें बहुत जल्द जो है करप्शन से और जो फ्रांस है इसके द्वारा जो हमारा शोषण किया जा रहा था इससे हमको आज़ाद करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रांस और वेस्टर्न पावर्स इस नाइजर में एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रयास करिए। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई हिस्ट्री तो रही होगी। तो इतिहास की अगर हम बात करें, ठीक है, हम इतिहास से शुरू होंगे और किस तरह से इस नाइजर और इस अफ्रीकन के कॉन्टिनेंट का किस तरह से शोषण जो है इन देशों ने किया था, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आखिर क्यों नाइजर के लोग फ्रांस को इतना बुरा भला कहते हैं और रशिया को बहुत ज़्यादा अच्छा वो अपने आप में बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास में आपको पता होगा
कि ये दो कंट्रीज थी, एक तो ग्रेट ब्रिटेन है जिसको आजकल हम यूके कहते हैं, और एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रांस। एरिया में इतने छोटे से हैं और इन दोनों देशों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, पूरी दुनिया पर। ऑलमोस्ट आपको बताऊंगा ब्रिटेन के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि जहाँ पर सूर्योदय होता है वहाँ पर भी ब्रिटेन है, जहाँ सूर्यास्त होता है वहाँ पर भी ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का ना तो कभी सूर्योदय तो होता है लेकिन सूर्यास्त ब्रिटेन का कहीं नहीं होता, क्योंकि जहाँ सूर्योदय हो रहा वहाँ भी ब्रिटेन है और जहाँ सूर्यास्त हो रहा वहाँ भी ब्रिटेन है। अगर आप ये मैप देख पाएंगे, मैंने मैप रखा था यहाँ पर, हाँ ये वाला मैप अगर आप देख पाएंगे तो ये वो मैप है ना जो इस यूके का था, ठीक है, यानी कि इस यूके का कितने एरिया में कब्जा था। आप देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी पूरी दुनिया है, ये तो पूरा का पूरा रशिया इतना बड़ा है, ठीक है, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी ये पूरी की पूरी दुनिया पर इतने बड़े एरिया पर जो आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस यूके का कब्जा था। तो इतना छोटा सा कंट्री है और यहाँ पर भी कब्जा है कनाडा में, और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये सारी कंट्री यहाँ पर भी और खुद हमारा भारत, इतना बड़ा जो रीजन है इस पर इन लोगों ने कब्जा किया। और साथ में ये ऑस्ट्रेलिया की तो ये हालत ये है ना कि आज की डेट में जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं वो तो है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या ही ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स जो है बहुत बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में गए और यहीं पर ये लोग बस गए। और आज भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिटेन की महारानी है इन्हीं को अपना सर्वोच्च नेता और एक तरह से प्रेसिडेंट मानता है, तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा एम्पायर एक तरह से इनका था, ब्रिटिश का था। और ये जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रांसीसी थे, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा था कि तुम कितना एरिया दुनिया का कब्जा सकते हो और हम कितना एरिया दुनिया का कब्जा सकते हैं। तो इसी कब्जे की कड़ी में जो यूके है इसने इतना बड़ा एरिया कब्जाया। और इसके बाद आप फ्रांस देख पा रहे होंगे, फ्रांस ने शुरू में बहुत ज़्यादा एरिया कब्जाया था लेकिन वो बाद में यूके का सामना करने से जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया और फिर भी उसने जो है इतने बड़े रीजन पर अपना कब्जा जमाया, जिसमें से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप फ्रांस देख पा रहे होगे। इस फ्रांस ने भारत में, हालांकि मैंने यहाँ पर रेड नहीं किया, लेकिन हमारा जो पांडिचेरी वाला इलाका था और छोटे छोटे जो है कुछ एरियाज थे जो आज़ादी के बाद तक भी फ्रांस के कब्जे में थे, साथ में पुर्तगालियों के भी कब्जे में थे कुछ इलाके। यहाँ पर वियतनाम में तो आपको बताऊंगा कितना बड़ा खून खराबा हुआ था आने वाले समय में। तो जो फ्रांस था उसने बेसिकली वियतनाम को कब्जाया था, भारत के कुछ एरियाज को कब्जाया था और उसको ये पता चल गया था कि एशिया बहुत दूर मुझसे पड़ रहा है और यहाँ पर जो है ब्रिटेन का एक तरह से आधिपत्य है, तो क्यों ना मैं अपने जो सीमा विस्तार है और अपनी जो कॉलोनीज है उसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है करना शुरू करूं। तो जो काम आप देख पाते होंगे कि इन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया था, सेम वही काम इस फ्रांस ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साहिल रीजन में और इस रीजन में किया था। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये जो कंट्री नाइजर था ये फ्रांस के पाले में गया था। अब देखिए 1960 में कहने को तो आज़ादी मिल गई थी नाइजर और इन कंट्रीज़ को कि अब आप सोवरेन कंट्री हैं, हम यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। जैसे 1947 में ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश को छोड़कर गए थे और बताया जाता है कि रिकॉर्ड उस जमाने का लगभग 45 से 50 ट्रिलियन तक की जो संपदा हमारे देश की थी वो ये अंग्रेज हमसे लूट करके अपने देश में ले गए इतने ईयर्स के बीच में। तो बहुत बड़ी संपदा होती है ये। आज की डेट में जो है, आज की डेट में रुपये का मूल्य इतना घट चुका है, इतना बढ़ चुका है सॉरी, इसके बाद भी आपको पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर आज की डेट में। तो आज का 3.75 और उस समय का एक तरह से आप देखेंगे 50-55 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। ये रकम जो है ये ब्रिटिशर्स हमसे यहाँ से लूट करके गए थे, आप देख पाएंगे। तो इसी तरह से जो फ्रांस है उसने भी इस नाइजर के एरिया में कब्जा करना एक तरह से शुरू किया और नाइजर समेत ये पूरा का पूरा साहिल रीजन है, यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था। 1960 में बेशक जो फ्रांस है इसने इस एरिया को आज़ाद कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, अपनी एक तरह से जो डेमोक्रेसी वाली जो एक बात थी वो इस एरिया में थोपी और यहाँ पर निर्वाचित सरकारें बनाना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्रवादी सरकारें यहाँ पर आई और उन लोकतंत्रवादी सरकारों ने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर एक तरह से वो यूके, फ्रांस और इन्हीं की मदद से, यूएस की मदद से जो है यहाँ पर चुनाव जीता करते थे। एक ही फैमिली आमतौर पर इस पूरे के पूरे रीजन में राज करती थी। उस फैमिली, जैसे हमारे यहाँ पर पहले से कांग्रेस थी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी सारे कांग्रेस के आते थे। को डेमोक्रेसी में यही अपने आप में चीज़ें होती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, एक कोई अगर आप कहें कि जैसे डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बन सकता है, हालांकि कुछ एग्जाम्पल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितनी भी होती है आमतौर उसमें एक ही परिवार के व्यक्ति शासन करते हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ यूपी में चले जाओ तो वहाँ भी ऐसी पॉलिटिक्स है, बिहार में भी चले जाओ वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो सेम टू सेम सारी सिचुएशन यहाँ पर थी और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो इतनी ज़्यादा करप्ट थी कि यहाँ पर 1960 में बेशक फ्रांस यहाँ से चला गया था, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस का जो आर्थिक गलियारा था वो पूरा का पूरा ये एरिया था। यानी कि अगर आप शासन की दृष्टि से कहें तो 1960 में फ्रांस यहाँ से चला गया था, लेकिन इकोनॉमिकली अभी भी जो है आज तक भी ये जो एरिया है फ्रांस की कॉलोनी था, क्योंकि इस एरिया में फ्रांस की जो करेंसी है वही इस एरिया में यूज़ हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में
फ्रांस की कंपनीज यहाँ पर थी जो कि यहाँ के रिसोर्सेज, क्योंकि नाइजर और जो ये वाला रीजन है, साहिल वाला रीजन है, ये अपने रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हीरे, डायमंड और भी बहुत सारे मिनरल्स की खदानें हैं। तो यहाँ से ये कंपनीज क्या करती थी, बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे इनको हार्नेस करती थी, और वहाँ पर चूंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इन्हीं की बैठाई हुई है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो सारा जो पैसा था वो नेता जो साहिल के थे वो बांट लेते थे, और बचा कुचा जो है फ्रांस यहाँ से दोहन करके औने पौने रेट पे चला जाता था। तो जब वहाँ के लोगों ने इस बात को देखा तो उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, कई बार प्रोटेस्ट हुए फ्रांस के खिलाफ भी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ भी, और उन प्रोटेस्ट को जो है दबा दिया गया। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि रशिया की इस एरिया में एंट्री होती है, और रशिया क्या करता है, यहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको भड़काता है कि तुम देखो तुम्हारी जो यहाँ पर सरकारें चल रही हैं बिल्कुल घटिया हैं, बिल्कुल बेकार है, तुम क्या करो इस एरिया में मिलिट्री कू करो। तो एक के बाद एक आपने देखा होगा कि जितने भी साहिल रीजन की कंट्रीज थी, माली है, नाइजर है, सूडान है, नाइजीरिया है, चाद है, इन सब कंट्रीज में के बाद एक आपने देखा होगा कि तख्ता पलट होता, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त कर दिया जाता, और वहाँ पर आर्मी ने जो है एक तरह से टेक ओवर कर लिया। नाइजर आखिरी कंट्री था, वो भी जो वेस्टर्न पावर्स हैं इसके एरिया से हट गया। अब इस पूरे के पूरे एरिया पर रशियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि रशिया भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो भी ऑब्वियसली बात है अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस रीजन में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जो स्थितियां हैं अब वो ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में वॉर खड़ा हो सकता है। वॉर क्यों खड़ा हो सकता है, रशिया तो अपने आप में यूक्रेन में ही एक तरह से बिजी है वहाँ पर काफ़ी, लेकिन उसकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब क्या यहाँ पर होने वाला है कि एक यहाँ पर ग्रुप है, इसका नाम है इकोवास, ठीक है, इकोवास, ECOWAS। इस इकोवास का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो ये है इकोवास के कंट्रीज, जिनमें आप देख पाएंगे कि नाइजर भी अपने आप में कंट्री है। तो यहां पर अब डायरेक्ट वॉर यूएस और ईयू नहीं चाहते हैं रशिया के साथ, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो नाइजर कंट्री में है ना, यहाँ पर जो आर्मी ने एक तरह से कब्जा कर रखा है। तो अब इकोवास जो ग्रुप है, जो एक तरह से फ्रांस ने ही फॉर्म किया था, उसी की मदद से फॉर्म हुआ था, इसमें बुर्किना फासो है, ये सारे के सारे टोंगो, घाना, ये सब के सब कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्री। हालांकि इसमें से कुछ कंट्रीज को इसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे कंट्रीज अब प्लान तैयार कर रहे हैं कि अब हम नाइजर पर अटैक करेंगे, और यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर जो आर्मी रूल कर रही है इसको यहाँ से मार के भगाएंगे, और जो प्रेसिडेंट जेल में बंद है इनको जो है वापस से सत्ता में लाएंगे। तो हालांकि जो फ्रांस है, ब्रिटेन है और ईयू है और यूएस है, ये सब खुद मिलकर के इस नाइजर के एरिया पर अटैक नहीं करना चाहते, अपने खुद के हाथ गंदे नहीं करना चाहते, लेकिन बैकडोर से इन देशों को भड़का करके नाइजर पर अटैक करवाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में नागरिक नाइजर में हैं, और इनको अगर वॉर शुरू हो जाता तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि चाहे कितनी एडवाइजरी जारी कर दो, नागरिक आमतौर पर जब तक अंतिम समय नहीं आता है कि जब स्थितियां पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती, तब तक वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। आपने सूडान में एग्जांपल देखा होगा, यूक्रेन में एग्जांपल देखा होगा। भारत सरकार ने कई बार एडवाइजरी जारी की कि यूक्रेन पर रशियन अटैक हो सकता है, आप वहाँ से बाहर निकले, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर नहीं आए। बाद में वॉर के बीच में उनको लाना पड़ा। ऐसा ही आपको पता होगा सूडान में भी हुआ था, वहाँ से भी इस तरह से लाना पड़ा। तो नाइजर के लिए भी एक तरह से भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी कि जो भी इंडियंस जो है नाइजर में रह रहे हैं, वहाँ पर स्थितियाँ आने वाले समय में बहुत खराब हो सकती है। वेस्टर्न पावर्स इन कंट्रीज़ को भड़का कर नाइजर पर अटैक करवा सकती हैं, और नाइजर की जो एक तरह से गवर्नमेंट है उसको हटाने का पूरा प्रयास कर सकती है। तो इसलिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि आप जल्द से जल्द नाइजर को छोड़ें। हालांकि ऐसी एडवाइजरी जारी करके आमतौर पर लोग आते नहीं हैं। जब अति खतरनाक सिचुएशन होती है तो भारत सरकार को अपना बहुत बड़ी तादाद में पैसे खर्च करके यहां से नागरिकों को निकालना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि नाइजर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आप समझ चुके होंगे, किस तरह से यूके और फ्रांस, सबसे बड़ी बात है फ्रांस ने इस एरिया का दोहन किया, और अब फ्रांस को बाय बाय यहाँ के लोग बोल रहे कि अब तुम दोबारा यहाँ पर दिखना मत। तो रशिया को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त